अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज 16 दिसंबर कई लोगों के लिए मुख्तलिफ नौइयत से ये दिन बड़ा अहम है। वैसे तो अब इस साल के ख़त्म होने को 15 दिन हैं और इस साल में हमें कभी कभार ऐसा लगा कि वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है और कभी लगा कि एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल है। अहम बात यह है कि कहा अमूमन जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। चाहे आप कितनी भी तकलीफ, कितने भी अलमनाक वाक़े से, एक्सपीरियंस से क्यों ना गुजरे हों, वक्त गुजरने के साथ साथ वो तकलीफ कम होती चली जाती है। लेकिन अगर वाकई हम पाकिस्तान की तारीख पे और अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए उनकी तकलीफ़ कम नहीं होती, बल्कि हम जब भी उनको याद करते हैं रंजीदा हो जाते हैं। हर दफ़ा उसको याद करने से एक नया सबक हमारे सामने आता है। आपको बताते चलें कि आज का दिन यानी 16 दिसंबर की अगर बात की जाए, ऐसा ही दिन है पाकिस्तानी तारीख के लिए। 6 साल कबल APS का एक हौलनाक वाक़या जो आज भी हमारे दिलों को दहला देता है। यानी अगर बात की जाए, जैसे कहते हैं ना कि the smallest coffins are the heaviest to lift। दिल पे एक ऐसा बोझ जिसको आज भी अगर मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उन वालदैन की, उस शहर की, उस स्कूल की तकलीफ को शायद आज भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्फाज साथ ही नहीं देते और तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि जब भी उन मनाजिर को याद करें तो ऐसा लगता है कि दिल आज भी खून के आंसू रोएगा। आज का दिन जब सुबह सुबह कई नन्हे फूल अपने स्कूल की तरफ गए थे, आंखों में ख्वाब से जाकर उनके वालिदैन ने उनको दुआओं के साथ अलविदा कहा था कि यकीनन बच्चे पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कई बच्चे लौटे नहीं। हमला आवरों की इस हौलनाक साजिश की वजह से 130 बच्चे शहीद हुए और जिसमें असातिज़ा भी शामिल थे, स्कूल के लोग भी शामिल थे। और हमारा दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इतना जाबिर, कोई इतना संगदिल दुश्मन भी हो सकता है जो नन्हे नन्हे बच्चों को भी ना छोड़े। यानी जंगी उसूल भी बनाए जाते हैं जनाब के स्कूलों को, बच्चों के अस्पतालों की इमारतों को निशाना ना बनाए। लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो आपको इस हद तक आपसे नफरत करता है कि आपके मुल्क के आने वाले मेहमारों पे हमला आवर हो जाए। आइए इस दिन की जो संगीनी है उसको कभी ना भूलें। याद रखें कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो शायद अनदेखा तो है। आज हमारे पास कई शवाहिद मिलते हैं, ताने बाने पता चलते हैं कि कहाँ से ये साजिशें रची जाती हैं। लेकिन अहम यह है कि हम अपने किले को, अपने घर को कितना मजबूत कर रहे हैं। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। कौन है हमारे बीच में काली भेड़ें जो शायद इनको पनाह देती हैं, इनकी इन साजिशों को कामयाब बनाती हैं। इस दिन के हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट, द ब्लैकेस्ट डे आउट ऑफ ऑल द ब्लैक डेज इन आवर हिस्ट्री। 16 दिसंबर जब APS स्कूल अटैक हुआ था, एक ऐसी तकलीफ जो ऐसा लगता है इस जिंदगी में तो शायद हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जब हम अक्सर बात करते हैं कुर्बानियों की और शहीदों की तो हमारे जहन में आते हैं हमारे वो सिपाही जो यूनिफॉर्म को ज़ेब तन करके अपनी धरती पर कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन मैन इन यूनिफॉर्म को एक नया मतलब दिया इन नन्हे बच्चों ने, जिनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। और कुछ दिनों पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि वाई टीचिंग इज़ नॉट अ प्रिफर्ड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। लेकिन हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान की ही इस धरती में हमें ऐसे असातिज़ा भी मिलते हैं जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों से बढ़कर मानते हैं और उन पर अपनी जान निछावर करने से भी गुरेज नहीं करते। जब जब APS पेशावर का वाक़या याद किया जाएगा, हम कभी नहीं भूल सकते हमारी मोहतरम उस्ताद एंड द प्रिंसिपल ऑफ APS जनाब शहीद ताहिरा काजी को। आज मेरे साथ इनके साहबजादे मौजूद हैं जिनसे मेरा ताल्लुक इस वाक़े से बहुत पहले का है। लेकिन जब भी मैं उनसे बात, ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, और हमने कई दफ़ा मुलाकात की। हर इस एनिवर्सरी पे जब हम 16 दिसंबर के इस हौलनाक वाक़े को याद करते हैं तो इनसे जब गुफ्तगू होती है तो मैं जानना चाहती हूँ कि हर गुजरते पल के साथ इन पे क्या असरात छोड़ते हैं ये वाक़े। क्योंकि हम अक्सर वाक़े को याद करते हैं, उन शहदा के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके घर वाले रह जाते हैं शायद उनको कभी ना कभी हम भूल जाते हैं या हम समझते हैं कि दे हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वक्त निकालने के लिए अहमद, 6 बरस बीत गए हैं लेकिन आज भी जब पलट कर देखते हैं गम उतना ही ताज़ा है। ये 6 बरस हमने तो जैसे तैसे गुजारे, आपके लिए ये क्या तब्दीली लेके आया? नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दैट डे, क्या जहन में आता है, क्या याद आता है?
دیکھیں جو وہ دن تھا وہ تو بھولنے کے برابر نہیں ہے. یو کانٹ فرگیٹ اٹ. وہ تو بالکل بندہ بھول نہیں سکتا. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہمت دی ہے اور اس نے ہمیں بہت سارے ایگزامپلس دیے ہیں. اس نے ہمیں ایز اے اسٹیٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی. لیکن اگر آپ ہمیں ایز اے فیملی ممبر دیکھیں تو ہم وہی 16 دسمبر میں ہی ہیں. آئی مین آج صبح سے جب سے میں اٹھا ہوا ہوں مجھے وہی وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. کل رات کو میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ان سے بھی یہی چیز کیا نام ہے ڈسکس ہو رہی تھی. وہ جو ایک لمحہ تھا بیکاز ان کی فیملی بھی اسی سے گزری ہوئی تھی تو وہ بھی وہی چیز اسی طرح ریپیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ہوا, وہ ہاسپٹل کے مناظر, وہ جو سی ایم ایچ کے جو کیا نام ہے جو ہمارا جو واک تھرو تھا, مطلب وی لیوڈ تھرو دیٹ ڈے اگین. اور وہ اس کی ڈیٹیلز ہمیں اس طرح سے یاد تھی, مطلب 6 سال میں کبھی کبھار کسی سے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی ہے, لیکن ہمیں وہ ایک منٹ ایک ڈیٹیل اس طرح سے یاد تھی جیسے کہ اٹ جسٹ ہیپنڈ, کل کی بات لگتی ہے. بالکل. تو وی لیو ود دیٹ ڈے. مطلب وہ دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے بس, وی کانٹ گو اہیڈ ود اٹ. ٹھیک ہے لائف کنٹینیو ہوتی ہے لیکن وہ دن انسپریشن دیتا ہے. جیسے میں بات کرتی ہوں آج بھی میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ پرنسپل طاہرہ قاضی ول آلویز بی دیٹ بیکن آف انسپریشن. جب آج آپ ان کے کولیگ سے ملتے ہیں اور جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عزت و اکرام سے نوازا, ایک شہید کے درجے پہ فائز کیا, اور آئی نو کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹے ماؤں کی پہچان ہوتی ہیں, آپ کی والدہ آپ کی پہچان بن گئی ہیں. آج بھی جس عزت و اکرام کے ساتھ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, آپ کو مختلف تقاریب میں بلاتے ہیں, ان کے اعزاز میں جو دی جاتی ہیں, ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل؟ دیکھیں جو فخر فیل ہوتا ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ جن جگہ پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے. فخر اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ جب میں بیرون ملک بھی گیا ہوں اور جہاں جن سے بات ہوئی ہے اس ایونٹ سے ریلیٹڈ, وہاں پہ بھی مطلب اب جیسے کہ میں اس سمرز میں ٹرکی میں تھا, میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا تھا جنہوں نے مجھے وہیں پہ ریکگنائز کیا تھا بیسڈ آن جو پکچر میں نے یوز کی تھی کیا نام ہے جو میری والدہ کے ساتھ جو میری ہے, وہاں پہ تھے ریکگنائز میں, جو انہوں نے عزت دی. پھر یو ایس میں لوگوں نے جس طرح سے عزت دی. آئی تھنک میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ جس کو پتہ لگا ہے کہ میں اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوں اور پھر میں شہید طاہرہ قاضی کا بیٹا ہوں, تو جو عزت مجھے ملی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ صرف ایونٹس تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ مجھے گلوبلی جہاں جو ہوا That is the legacy of your mother. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمام ٹیچرز کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. لیکن احمد ایک اور بات کرنا چاہوں گی, یعنی ہمارا جو دشمن ہے جو پہلے ہم کہتے تھے اندیکھا ہے, چھپا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں پاکستانی میڈیا بڑا محتاط ایک رویہ اپناتا ہے. کبھی ہم نے الزام تراشی نہیں کی, کبھی ہم نے نی جرک ریاکشن نہیں دیا کہ جی یہ سرحد پار سے سازش کی گئی. لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے کراس روڈز پہ ہے جب یونائٹڈ نیشنز پہ ہم نے ایک باقاعدہ ڈوسیہ بھیجا ہے جس میں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے کہ کس طرح پنپ رہا ہے دہشت گردی کس کی سربراہی میں ہماری سرزمین پہ. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل؟ یعنی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آج جب آپ کے سامنے شواہد ہیں اور آج آپ کو پتا چلتا ہے کہ سرحد پار سے ایسٹ سے یا ویسٹ سے کس طرح یہ پوری کی پوری گھنونی سازش رچی گئی, کیسا فیل کرتے ہیں ایز ایک شہید کی فیملی ممبر کے طور پر؟ دیکھیں اس کا جو غم و غصہ ہے وہ تو تب بھی تھا, اور تب بھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ ایک ملٹری فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ہے کہ, اور 16 دسمبر کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا تھا جی. 16 دسمبر واز سم تھنگ which was pre-planned, اور وہ اس کا ہمیں اندازہ تھا, وہ غم و غصہ تھا. لیکن جس بات پہ اب فخر فیل ہوتا ہے, اینڈ آئی تھنک آئی سلوٹ دس گورنمنٹ, اس کہ اب بھی ہم نے فائنلی ریئلائز کیا اس مسٹیک کو اور ہم کھل کے اس بات کو بولنے لگے ہیں. مطلب جو دشمن ہمارا ہے اس کو ہم ڈپلومیٹک وجوہات کی وجہ سے, پالیٹکس کی وجہ سے دبا نہیں رہے, بلکہ ہم کھل کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ وہی دشمن ہے جس کا ہمیں اندازہ تھا. لیکن ایٹ لیسٹ ہم دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے اور یہ اس نے کیا, اور ہم کر کے اور اس کا جو جواب ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. اور آئی تھنک
جو پاک فوج کی صلاحیتیں ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ برہا لیتے بھی ہیں اور لیتے بھی رہیں گے۔ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے ایک پیج پہ، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگلی اس ڈپلومیٹک اوفینس کا ایک طرح سے انعقاد کیا ہے، اس کو لے کے لیڈ کر کے چل رہے ہیں۔ اب دبے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ ٹھوس ثبوتوں کی بنا پر بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ احمد ہمارے ساتھ ہونے کے لیے، اور جس طرح آپ نے اشارہ دیا دسمبر کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا، یہ وہی تاریخ ہے جب پہلے ہی جیسے 1947 میں پاکستان کے وجود میں آتے ہی ہم دنیا کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اور خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک اینڈ فارمر جو ہم ساتھ رہتے تھے انڈیا کو ہم ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سازشیں رچی گئیں، اور یہی وہ تاریخ ہے جب 1971 میں ہمارا ملک دو لخت ہوا۔ آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلے یہ رپورٹ جو میں حوالہ دے رہی ہوں، دس از اباؤٹ دا فال آف ڈھاکہ، کس طرح تمام کی جو تمام سچویشن تھی اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، وہاں پہ مکتی بانی کو کس طرح کی سپورٹ دی گئی، اینڈ واٹ واز دی آفٹر میتھ۔ یہ ہسٹری کا وہ پنا ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی، تاریخ آپ کو یہ دن، تاریخ اپنے آپ کو اس وقت تک دہراتی رہتی ہے جب تک وہ لیسن ہم یاد نہیں کر لیتے۔ تو کیا ہم نے واقعی اس سے سبق لیا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس پہ آپ کو میں چھوڑے جاتی ہوں۔ یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ دشمن تو سازشیں ہمیشہ کرے گا، ہمارا اپنا قلعہ، ہمارا اپنا گھر کتنا مضبوط ہے، ہم اپنے گھر پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اور اس سے کتنی وفا کرنے کی جرت رکھتے ہیں، یہ وہ اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، میں ہوں سدرا اقبال۔ کل جی ہم نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے، بڑا مشہور ہو گیا، کئی لوگوں نے مجھے ٹویٹر پہ کہا ہاں جی 1000 روپے کلو ادرک اور لہسن مل رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ ابھی یہ ہمارے لیے غنیمت ہی تھی کہ رات کو پیٹرول بم بھی ہمارے اوپر گر گیا، تو باقی ساری مشکلیں اپنی جگہ، لیکن اقتصادیات اور معیشت کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ 2020 جب کئی لوگوں کا بزنس بڑے شدید نقصان میں ہے، مندی کا شکار ہے، عام آدمی کے لیے گزارا یقیناً بہت مشکل ہے۔ اس سنگین مسئلے کے اوپر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ، اور پھر اس پہ ذرا بات بھی کرتے ہیں۔ مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی، شاید پاکستان میں کورونا سے بڑا ڈراؤنا موضوع مہنگائی بن چکا ہے۔ مہنگائی کی بھی حد الامان الحفیظ، کسی پاکستانی نے نہ کبھی چشم تصور میں سوچا ہوگا مرغی 400 روپے، انڈے 200 روپے فی درجن تک جا پہنچے، غریب کی سستی سبزی کہلانے والا آلو 80 روپے تک جا پہنچا۔ عوام کس چیز کو روئے، دودھ، آٹا یا پھر چاول؟ مہنگائی نے غریب کو کر دیا ہے پاگل۔ انڈا لے رہے ہیں ہم 16 روپے کا، 17 روپے کا، اتنی مہنگائی، خان صاحب مہربانی کریں آپ آئندہ کے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا کرو، جب بھی آپ کوئی چیز کی نوٹس لے وہ چیز اوپر چلے جاتے ہیں۔ مانتے ہیں ٹھیک ہے عمران صاحب آئے ہیں مگر کنٹرول سے کچھ بھی نہیں ہوتا، باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ غریب آدمی کیا کرے، بھیک مانگے گا اور کیا کرے گا، گھر کا خرچہ کیسے پورا کرے گا؟ ادرک نے غریب تو غریب، امیروں کی بھی مت مار ڈالی۔ 1000 روپے فی کلو کی قیمت پوچھ کر تو سب چکرا گئے۔ ضروریات زندگی پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا، جس طرح کے آٹا، چینی، ادویات بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ آٹا دیکھیں اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہم روٹی بھی نہیں لے سکتے، روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ وزیر اعظم صاحب چینی 81 روپے کر کے خوش، لیکن دکاندار 81 کے ریٹ سن کر حیران و پریشان۔ مارکیٹ میں چینی دستیاب ہی نہیں۔ شاید وزیر اعظم بھول گئے 2.5 سال پہلے جب تبدیلی سرکار آئی تھی تو چینی کی قیمت 55 روپے تھی۔ مہنگے روز تو روز بڑھتا جا رہا ہے، غریب کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا۔ ابھی ریٹ ٹھیک ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ غریبوں کے وزیر اعظم صاحب غربت ختم کریں، غریبوں کو نہیں پرائس کنٹرول کریں، کہیں غریب آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، کیونکہ اب تو دوبارہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔
जी जनाब, आप देख सकते हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस नर्ख में एक ज़माने में आपको 1 किलो कोई चीज़ मिला करती थी, चाहे वो सब्जी हो, रोटी हो, राशन हो, वो अब तकरीबन आप 4 गुना कर लें और उस अमाउंट में अब आपको शायद 1 पाव भर वो चीज़ मिल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुजारा किस तरह किया जाए। हम फूड सिक्योरिटी का यहाँ पे खुसूसन जिक्र कर रहे हैं। आपके सामने है कि कोविड की सूरत हाल की वजह से कई बिजनेसेस इफेक्ट हुए, सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस बेचारे बंद हो रहे हैं, बैंक्वेट हॉल्स के लिए मुश्किल है, इनसे जुड़ी जितनी सर्विसेज थी उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक कठिन वक्त है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस मुश्किल से हम निकलें कैसे। हमारे टेलीफोन नंबर्स जी आपके सामने हैं, आप हमें कॉल करके इसके लिए कुछ बता भी सकते हैं कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा। मेरे जैसे अदरक और लहसुन के भाव सुन के मेरे होश उड़ गए थे, आपके लिए ऐसा कौन सा होशरुबा मौजू सामने आया है तो हमें बताइए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हैं मुजम्मिल असलम साहब, उनसे जानते हैं कि ये तो अभी ये फिल वक्त है, यानी ये शॉर्ट टर्म में हमारी चीखें निकल रही हैं या अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, आपसे हमारा राब्ता हो चुका है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुजम्मिल बताइए, क्या ये शुरुआत है या मेरे ख्याल में ये एक टफ पीरियड है एंड वील गेट थ्रू इट, आप क्या कहते हैं? देखिए, आई थिंक थोड़ा सा जो आफ्टर शॉक्स है वो हमें आ रहे हैं। इसके जो हमने देखा था कि पिछले जो अगस्त सितंबर में जब बारिशें हुई थी, उसके बाद जो है आपने देखा आटे की कीमतें बढ़ी, फिर चीनी की कीमतें बढ़ी। अच्छा, जब आटा और चीनी की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमतें बढ़ती हैं फॉलो अप में। सही। अब लकीली जो अच्छी बात यह है कि चीनी की कीमत 100-110 से जो है 80 रुपए की हो चुकी भी है। फिर उसके बाद जो है आटे की कीमत जो है पंजाब में 50 रुपए किलो से नीचे आ चुकी भी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब सब्जियों की कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई, आलू की फसल आ चुकी भी है, टमाटर वगैरह जो है जो बीच में 200 रुपए चले गए थे वो भी थोड़े से सस्ते हो गए। लेकिन ये जो आपने जो खास तौर पे जो बात की थी मुर्गी और अंडे की, एक्चुअली हुआ ये था कि चंद महीने पहले मुर्गी की कीमतें क्रैश कर दी थी, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म्स वगैरह को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे और काफी पोल्ट्री फार्म बंद हो गए थे। जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो वो जो है उसके बाद उसका सेकंड राउंड जो होता है उसकी कीमतें बहुत। मुजम्मिल, अगर आपको याद हो कि अप्रैल में और जून जुलाई में ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि ये पोल्ट्री और चिकन से रिलेटेड क्राइसिस आएगा। हम आज भी वो मनाजर नहीं भूल सकते जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, जब आपने इंसेंटिव नहीं दिया, जब बिक्री नहीं हो रही थी और यकायक लॉकडाउन लगाया गया था, तो लोगों ने बकायदा, कराची के वो मनाजर थे कि ट्रकों में चूजे थे जिन्होंने ऑब्वियसली जिनको ब्रीड करके चिकन बनानी थी उनको डंप किया गया है, अंडों को डंप किया गया था उस वक्त। और उस वक्त हमारी संगदिली थी, है ना, ये ज़िया था ना उस वक्त का हमारा। आप दीनी एतबार से देखें, समाजी एतबार से देखें, रियासत नाकाम रही है उस वक्त किसी तरह का एक मैकेनिज्म तैयार करने में ताकि इस चीज को रोका जा सके। तो कई क्राइसिस तो ऐसे होते हैं जो आते हैं, लेकिन ये प्रिवेंटेबल क्राइसिस होते हैं जिसपे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की है 100% दुरुस्त बात की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाइना जैसे मुल्क जो है वो गोश्त के भी रिजर्व रखते हैं जी। तो जब इस तरह के कभी हालात हों और जब चीजें जो है खराब हो रही हों तो आपको जो है स्टोरेजेस बनानी चाहिए। अब आप देखें पाकिस्तान में अभी भी ट्रेंड है, लोग मुर्गी को ताजी कटवाते हैं और ताजी कटवा के ले आते हैं। इसके बरक्स दुनिया में आप कहीं भी जाए तो ऐसा नहीं होता। वो स्टोर में जाते हैं, मुर्गी जो है स्टोरेज वाली निकलती है, वो आपको बना के देते हैं जब आपको जरूरत होती है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई निजाम नहीं है कि जब कभी कोई फसल की बहुत ज्यादा मिकदार अच्छी हो जाए या कभी कोई ऐसे हालात हो जाए जिसकी उसमें बिक्री ना हो रही हो तो उसकी हम स्टोरेज कर दें, हम उल्टा उसका ज़िया कर देते हैं। मुजम्मिल, ये तो सितम ज़रीफी ये है कि पिछले 15 साल से आई हैव बीन डूइंग इकोनॉमिक डिबेट्स। हर फेडरल बजट से पहले हम डिबेट करते हैं, मोटी मोटी बातें होती हैं, करप्शन की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है। आज भी पाकिस्तान जिसकी मईशत ज़राअत पे मबनी है, हम ये नहीं देख रहे कि हमारी कितनी फसल, हमारी कितनी काश जो है वो फसल वहीं की वहीं खराब हो जाती है, वो मार्केट तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। हमारा लॉजिस्टिक्स का निजाम ही नहीं है, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है और एक के बाद दूसरी हर हुकूमत डेमोक्रेटिक आके चली गई, लेकिन इस पे कोई पेशरफ नहीं हो रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा जो है अलमिया है और ये हमारी बहुत ही जिसे कहते हैं फेलियर है।
آپ کو ایک لیکن جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے اور یہ اس پہ بات کرنی چاہیے، وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو زراعت اور یہ جو فوڈ ہے وہ صوبوں کے پاس آ چکا ہے جی۔ آج بھی صوبے جو ہے صرف وہاں سے اسلام آباد سے پیسے لیتے ہیں اور تنخواہیں بانٹ دیتے ہیں، انہوں نے کوئی اس نظام میں کام نہیں کیا، کوئی انسینٹو نہیں بنائے۔ ہر چیز دیکھیں، ابھی مرغی کی قیمتیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے عمران خان کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ یہ ادھر مراد علی شاہ، ادھر گلزار صاحب، ان لوگوں کی جو ہے یہ غفلت ہے، یہ سوئے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پروونشلی اب بہتر مینجمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، بہت صحیح بات کی آپ نے، بہت شکریہ مزمل ہمارے ساتھ ہونے کے لیے۔ ایک کالر بھی ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ طاہر راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو میں ٹرائبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا اے پی ایس میں جو شہداء ہیں پشاور کے، آج 6 ان کی برسی ہے، تو ان کے والدین کو، وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کو۔ سیکنڈلی، آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ مہنگائی پر ہے۔ جی سدرا، میں آپ سے اور ویور سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب جب اقتدار سنبھال رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ جو معیشت ہے اس کو، وہ آئی سی یو میں ہے، اس کو جو ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن آج کوئی ان کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کا، وہ ہے مہنگائی تو اپنی جگہ، لیکن ان کی جو سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کے حوالے سے یہ لوگ ناکام ہیں۔ آپ کی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں ہے، آپ کی اس کی منسٹریز کہاں ہے؟ بہت شکریہ سر کال کرنے کا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، عوام کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گی کہ مہنگائی اور اوور آل معیشت کو، ٹھیک ہے جی، بڑا اسٹرانگ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اگر آپ کے ملک میں انفلیشن اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے تو یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے ایک دوسرے سے لنکڈ نہیں ہے۔ بہرحال جی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے آگے، ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے۔ جب آپ کو چاول نہیں مل رہے، جب آپ کو گیہوں نہیں مل رہا، تو میرے خیال میں اب آپ کیٹو کر لیں۔ تو کیٹو کیا ہے اور اس کی اس ڈائٹ کی کیا فوائد ہو سکتے ہیں، کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیٹو ڈائٹ نام تو سنا ہی ہوگا، جتنے لوگوں سے آپ بات کریں آج کل کہتے ہیں کہ وزن گھٹانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے۔ ویسے تو ہر سال 2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی فیٹ ڈائٹ آ جاتی ہے۔ کیا یہ ایک فیٹ ڈائٹ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے، اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے اپروپریٹ ہے، آج ہم یہ بات کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیٹو میں جو چیز آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے وہ آپ کی ریگولر چائے ہوتی ہے۔ تو میرا جیسا چائے لور تو بھول ہی جائے کہ وہ کیٹو کر سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ سننے میں آیا ہے کہ آپ بلٹ پروف کافی پی سکتے ہیں۔ بلٹ پروف کافی آپ کو یکا چکا چوبند کر دیتی ہے، آپ کا جو بھی کام ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک جس طرح کہنا چاہیے موڈ بوسٹر ہوتی ہے، آپ کو انرجی دیتی ہے۔ لیکن پھر میں نے پوچھا لوگوں سے کہ واٹ از اٹ آل اباؤٹ، انہوں نے کہا جی اس میں دودھ نہیں ڈلتا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے کہ ویسے ہی دودھ کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں تو بلٹ پروف کافی پہ، لیکن پھر پتا چلا اس میں مکھن ڈلتا ہے۔ اب یہ کیسے بنتی ہے، بلٹ پروف کافی کیا ہوتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے کیفیز میں، کافی شاپس میں آرام سے بلٹ پروف کافی ملتی ہے، لیکن آج ذرا موٹی موٹی باتیں کر لیتے ہیں کیٹو ڈائٹ کے بارے میں۔ ویسے تو بڑی اچھی بات کی ہے جی شلپا شیٹی نے، اس نے کہا جو ہے کیٹو پہ اس کو مل کر پیٹو، لیکن تشدد کے علاوہ ذرا بات کرتے کہ واٹ از دس ڈائٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ندا علی، شی از پرو کیٹو، یہ کئی لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی ہیں، شی از اے فل ٹائم کیٹو کوچ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے نائلہ الوی جی، جو کہ شی از ڈن ہر ماسٹرز ان فوڈ اینڈ نیوٹریشن، جن کو لگتا ہے کہ نہیں جی کچھ چیزیں ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ یہ ڈیسیجن لیجئے، کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو پہلے جی ڈاکٹر ندا آپ سے پوچھتے ہیں کہ وائی یو پرو کیٹو، اور آج کل دنیا میں کیا پاکستان میں ہر بندہ کیٹو کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سب سے پہلے السلام علیکم، میں سب سے پہلے کیٹو کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، بس برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو میں آپ کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کروں گی کہ کس طرح سے کیٹو آپ کی باڈی میں کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی آپ کوئی بھی اوبیس بندہ ہوتا ہے، موٹا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باڈی میں فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لو فیٹ ڈائٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہائی پروٹین ڈائٹس کرتے ہیں، جو کہ آج کل کر رہے ہیں لوگ،
उस डाइट में आपका फैट बर्न नहीं हो रहा होता, आप बेसिकली अपना वाटर वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं, और साथ में आपका जो मसल मास होता है वो जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन कीटो डाइट से क्या होता है कि आपका फैट बर्न हो रहा होता है। एक प्रोसेस है पूरा जिसमें बेसिकली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में फैट कंज्यूम होना स्टार्ट होता है, आप हाई फैट डाइट पर आ रहे होते हैं, गुड फैट्स होते हैं सबसे पहले, ऐसा नहीं होता कि कोई बैड फैट्स होते हैं, और गुड फैट्स की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, ठीक है। तो जो चीज करती है कीटो वो कार्ब्स को कम्प्लीटली कट डाउन, लो कार्ब। आप ये मत बोलें कि कीटो हाई फैट, कोई लो कार्ब डाइट कार्ब के बगैर हो ही नहीं सकता। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आप फैट पे आते हैं, आपकी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज होता है, लिपेज जिसको कहते हैं। ये एंजाइम आपकी बॉडी में उस वक्त रिलीज होता है जब आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन लेवल्स कम करने के लिए आपको हाई फैट पे ही जाना पड़ता है। अच्छा, इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं और आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ये स्टबन फैट है डॉक्टर निदा, वो तो वैसे आप लोग जिम जा रहे हैं, 42 चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बर्न नहीं हो रहा। यकायक मैंने देखा है कि कीटो में लोग आज शुरुआत की 5 दिन के बाद 5 किलो 6 किलो एकदम ड्रॉप करते हैं। ये कैसे आपका फैट बर्न हो रहा होता है, जो कि आपके अंदर विसरास के अंदर होता है, आपकी यूट्रस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, आपके दूसरे बॉडी के अंदर जो विसरास होते हैं उसके ऊपर वो फैट होता है, वो आपका कीटो डाइट से बर्न हो रहा होता है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें। हम बस ये कह देते हैं कि भाई फैट ले लिया, हार्ट डिजीज हो गई। क्यों हार्ट डिजीज कैसे हो गया? आप तो गुड फैट्स ले रहे हैं, आप कोई बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे। कीटो डाइट करने से आपके, मतलब मैंने लोगों की रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्राइग्लाइसराइड जो कि बेसिकली हार्ट डिजीज करता है वो लो हो जाता है। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सुनी है जी, जो लोग कीटो कर रहे होते हैं अचानक से रिपोर्ट करते हैं कि हमारी आई साइट बेहतर हो गई है, बॉडी के ऑर्गन्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। भूख, वेट रिडक्शन में क्या होता है, यूजुअली हम जो भी डाइट करते हैं, लो फैट डाइट करते हैं, दूसरी प्रोटीन डाइट्स कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि उसमें भूख लगना शुरू हो जाती है। कीटो डाइट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको फैट सेटिस्फाई करता है, आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, ये तो सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए प्रो के लिए, यानी वो तमाम लोग जो करना चाहते हैं, एंड ये इसके फवायद हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी नायला, इसके नुकसानात क्या हैं, एंड कैन एवरीबडी डू इट? ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जी बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसी खवातीन भी हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, क्या ये सब कर सकते हैं आपके ख्याल में? ये सब के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉन्स एंड क्रॉन्स हैं कि जो कि हर एक बेयर नहीं कर सकता। बेसिकली दिस डाइट इज फॉर अ यंग हेल्दी पर्सन। अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस like liver disease, kidney disease, if you are pregnant woman, lactating woman, so you can't do all the kind of already high. फिर अगर कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली the way you do the diet, that is the reason. बहुत सारे आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, जो आपके ग्रेन्स में मौजूद होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नायला जी, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा कीटो डाइट के ठीक है प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, और दूसरा ये कि आपको बड़ा देखभाल कर इसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसके फायदे उठाने हैं तो फिर आप कैंडिडेट हैं भी या नहीं, ये पता कैसे लगाया जाए, एंड हाउ यू डू इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है ये थोड़े से दौरानिए के लिए आप करें, देन टेक अ ब्रेक। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर निदा बात कर रही थी, आपकी बॉडी में जब ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको कहा जाता है आपकी बॉडी कीटोसिस में चली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कीटोसिस से फिर बाहर कैसे निकलेंगे और नॉर्मल जिंदगी की तरफ कैसे आए, ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इस घंटे में तो यूजुअली हमने टॉपिक और डिस्कशन की तरफ चले जाना था, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ा जबरदस्त हमने मौजू छेड़ा हुआ है। मैंने चाहा कि थोड़े से आप लोगों के सवालात को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। हम जी बात कर रहे हैं कीटो डाइट की। अगर आप कीटो डाइट इस्तेमाल करते हुए डिजायर्ड वेट पे पहुंच गए हैं तो फिर इसको डिसकंटिन्यू या इससे ट्रांजिशन आउट कैसे करें, इस पर जरा गाइडेंस लेनी थी। डॉक्टर निदा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर निदा। ठीक है, कीटो डाइट से आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, आपकी जितनी भी डिजीजेस थी वो कंट्रोल हो गई, डायबिटीज कंट्रोल हो गई, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब कुछ कंट्रोल हो गया। अब आपने उसको वापस से अपने नॉर्मल जो हमारा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट वाली रूटीन, आपने आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पूरी एक रोटी खाते हैं तो आप उसका 1/4 पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में दोबारा से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया है कि क्या जो लोग वेजिटेरियंस हैं या प्रेफर करते हैं वेजिटेबल्स को, वो कीटो डाइट कर सकते हैं? बिकॉज
एक कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा मीट खाना होता है। नहीं, मेरे पास हैं पेशेंट्स जो कि रिलीजन उनका अलग है, ठीक है, वो बेसिकली नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, यू नो, तो उनके लिए वेजिटेरियन कीटो हम प्रिपेयर करवाते हैं और उन्हें वेजिटेरियन कीटो भेजते हैं। अच्छा जी, वेजिटेरियन कीटो भी हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नमान बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे पूछना सिर्फ इतना था कि कीटो डाइट का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन कीटो डाइट के इस्तेमाल की वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? थैंक यू सो मच नुमान, ये बड़ी कॉमन क्वेरी है। बहुत सारी खवातीन कहती है वजन तो कम हो रहा है लेकिन यकायक बाल गिरने लगे। वैसे ये होता क्यों है, अगर मैं आपसे पूछूं नायला? बेसिकली इट डिपेंड्स, क्योंकि आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। सर्टेन वाइटामिन की, आपके वाइटामिन ई है, इन सब की कमी होने लगती है। ठीक है। और अगर आपको यू हैव टू टेक मल्टी वाइटामिन फॉर दैट अश्योरेंस, क्योंकि आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ग्रेन्स में मौजूद होते हैं जो कि आपको मिलने बंद हो जाते हैं। सही, जिसकी वजह से कि बालों का अचानक गिरना, टूटना और वो सब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बाल अगर हम अपने देखें तो वो दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, केराटिन एंड कोलेजन। तो डॉक्टर निदा, इसकी कमी कीटो की वजह से हो सकती है? डिपेंड करता है कि क्या हुआ है इनके साथ, ठीक है। देखें, होता ये है कि जब कोई भी पेशेंट होता है जो बहुत ज्यादा उसका वेट रिड्यूस होता है, 10 to 20 kgs एकदम से उसने रिड्यूस करे, तो हो सकता है उस टाइम पर इनको वेट हेयर लॉस हो, ठीक है। लेकिन अगर ये शुरू से ही प्रॉपर हेल्दी कीटो को फॉलो कर रहे हैं तो इनका नहीं होगा हेयर लॉस अपना, क्योंकि कीटो में सबसे पहले हम बोन ब्रॉथ देते हैं। बोन ब्रॉथ जो होता है वो प्योर यखनी होती है, हड्डियों की यखनी होती है, बहुत मजे की, फ्लेवर्ड होती है, वो प्योर कोलेजन है। सही, ठीक है। उससे आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आप बहुत हेल्दी फील करते हैं। अच्छा, वैसे आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग कीटो, मैं खुद तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कीटो में आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर आप हमारे खित्ते की तरफ देखें वैसे ही हमारी डाइट का हिस्सा है। हम देसी घी खाते थे, हम पनीर खाते थे, हमारे यहाँ चाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे यहाँ पेड़े वाली, मक्खन के पेड़े वाली लस्सी पी जाती थी। ये सब चीजें गुड फैट्स हैं। और अब ये रिसर्च बाकायदा प्रूव करती है कि 10 साल 12 साल तक फूड इंडस्ट्री ने आपको इस मुगालते में रखा। आप घी से ऑयल पर आ गए, आप मक्खन से मार्जिन पर आ गए, आपको कहा गया कि फैट सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका दिल खराब कर देगा, आपके गुर्दे खराब कर देगा। बट एक्चुअली फैट इज एसेंशियल। जो असल का कल्प्रिट था वो चीनी था, और जितने आप ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी डलती है। लेकिन डॉक्टर निदा ने जैसे कहा कि आप सही तरीके से करें तो कीटो आपको फायदा दे सकती है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर निदा, कि कीटो कितने अरसे तक किया जाना चाहिए? कीटो डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना है, ठीक है। मैक्सिमम आप इसे 3 months कर सकते हैं, और आप इसको अपना लाइफस्टाइल भी बना सकते हैं। लाइफस्टाइल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मॉडरेट कार्ब्स रिड्यूस करके अपना कार्ब कंटेंट रिड्यूस कर दीजिए, अपना वेजिटेबल इंटेक बढ़ा दीजिए। मैं हमेशा हेल्दी कीटो को प्रमोट करती हूँ जिसमें आपका वेजिटेबल इंटेक होता है। बिल्कुल, ये नहीं करना कि एक वेजिटेबल्स खत्म कर दी, पानी नहीं पी रहे, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी डाइट में ये 2 चीजें करेंगे आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट कीटो। आप कीटो को ब्लेम नहीं कर सकते। आप कीटो को ब्लेम ना करें, पहले अपने आप को इन्फॉर्म करें, पानी पूरा पीजिए, नींद पूरी कीजिए, न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए। 3 महीने तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये ने कब कितने मिकदार में चीज खानी वो भी अहम होता है। अगर आप कीटो नहीं भी करना चाहते, शाम 6 बजे या 7 बजे के बाद आप कार्ब्स लेना बंद कर दें, आपका वेट ऑटोमेटिकली एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपकी एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, मतलब बेस्ट है। ऑल द बेनिफिट्स आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपका जब इवनिंग टाइम होता है तो योर बॉडी इज लाइक योर मेटाबॉलिक क्लॉक। आपका बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, और आपका मगरिब की जैसी अजान होती है उसके बाद जैसे अंधेरा होता है उसी के साथ आपका मेटाबॉलिक बॉडी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो रात होते ही जैसे ही रोशनी जाती है वो एक अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। और अगर आपने देखना हो 10 बजे के बाद रात के आप जो भी खाएंगे उससे स्टोर होगा, वो कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नायला जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा हमारे साथ होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। बड़ा अहम सवाल है जो बार बार हम नारा लगाते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। आज हमारे साथ एक सुपर से भी ऊपर पैनल मौजूद है ऑन अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हम कभी ना कभी, और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये ऑफन सुनते होंगे कि बच्चा अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए आपसे कहता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। एंड आई एम सरप्राइज, क्योंकि मैं अपने नीस एंड नेफ्यू को अगर नोटिस करती हूँ कि बच्चा ये 2 साल की उम्र में कहना शुरू कर देता है, 3 साल की उम्र में कहना शुरू कर देता है, तो ये कंपैरिजन उसके जहन में आता कैसे है और उसकी प्यार से क्या मुराद है? क्या वो चाहता है कि आप उसकी बात सुने, हर वक्त उसकी बात माने? व्हाट इज इट दैट द चाइल्ड इज एक्सपेक्टिंग? और इस एहसास को अगर आपने एड्रेस ना किया, अगर इसको आपने फौरी तौर पे उसको वैलिडेट ना किया, उसको तवज्जो चाहिए तो तवज्जो ना दी, तो ये बहुत मेजर एहसास कमतरी बन सकती है। और फिर ऑफ कोर्स ये हम रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं बड़े हमारे बुजुर्ग वालिदैन भी अक्सर ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारी तो मशीन समझा हुआ है, हमारा तो किसी को ख्याल नहीं है। तो ये मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीकों से आती है। तो आज जरा बात करते हैं जी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है। जबरदस्त पैनल है जी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके बहुत ही फेवरेट, हम सबके फेवरेट, somebody who's well known in the training and motivation industry in Pakistan, कासिम अली शाह हमारे साथ हैं। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं एन इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर आयशा बेरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। और ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली जुड़ता है जाके ये टॉपिक नफ्सियात के शोबे से, तो हमारे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वजीहा जफर भी मौजूद हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी कासिम से। कासिम, अगर एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन को, चाहे वो कहीं पे भी हो ना, फैमिली जो रैंकिंग है, दूसरा बच्चा भी आपका ये गिला कर सकता है, पहला बच्चा भी कर सकता है, सबसे छोटा बच्चा भी कर सकता है, और वो कहे कि जी मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसका क्या मतलब क्या होता है? व्हाट इज द चाइल्ड ट्राइंग टू कम्युनिकेट? सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सबको ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे, उनको हम बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ से गलती का आगाज होता है। सही। ये बच्चे हैं, इनका इंटेलेक्ट, इनका अकल, इनका एक्सपोजर, इनकी तालीम, इनका तजुर्बा हम जितना नहीं है। सही। लेकिन लाशूरी तौर पे क्योंकि एक जिंदा इंसान हमारे सामने होता है, हम उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, बाज औक़ात हम मुआवजना मुकाबला शुरू कर देते हैं। और शिद्रा, ऐसे भी सुनने में आता है, मेरे पास कई ऐसे काउंसलिंग केस आए हैं जिसमें एक छोटी बच्ची है और उसकी बालिग माँ उसके साथ मुकाबला करती है, मुआवजना करती है, और माँ को समझाना पड़ता है कि खुदा का खौफ खाएं, ये छोटे बच्चे हैं, इनको बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनको समझें, इनकी एक अपनी दुनिया है। और ऐसे होता है, एक माँ या वालिद बच्चा उठा के ले आते हैं और वो कहते हैं जी देखें इसने झूठ बोला, कल को कितना बड़ा ये बद किरदार बन सकता है। सही। मैं कहता हूँ कि ये 1-2 झूठ बोलना ये गलती है, इसको ठीक किया जा सकता है। सही। इससे कोई एंड नहीं हो गया कि इसका सारा अंजाम खराब हो गया। तीसरा, बच्चों के पास जो कुल एक्सप्रेशंस है, वो एक्सप्रेशंस में ताकतवर एक्सप्रेशन इमोशंस। सही। वो अपने जज्बात की दुनिया में ज्यादा डूबे होते हैं, वो अपने जज्बात को गुड़िया में डाल सकते हैं, वो अपने जज्बात को अपने खिलौनों में डाल देते हैं, वो अपने जज्बात को अपने उन रिश्तों में जरूर देखते हैं, इनको वो ऑन करते हैं, ये मेरे हैं, इनके पास वो सेफ फील करते हैं। जब वो हाथ डालते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि ये मेरे रिश्ते मुझे ऑन करें। यानी जो इमोशनल नीड है बच्चे की वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आयशा, आपकी तरफ लाना चाहूंगी। वालिदैन का अक्सर ये गिला होता है कि तेज रफ्तार जिंदगी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, अगर कोई घर में खातून खाना भी है तो उसने बुजुर्गों का भी घर में ख्याल रखना है, अपने शौहर का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी रखना है। वो कहती है, अक्सर मेरे घर में ये बड़ी गुफ्तगू होती है, अगर अम्मी से कहें ना कि अम्मी आप लाड नहीं करती हमारे, टीवी में देखें जो माँ का किरदार कर रही होती है वो कितना अपने बच्चे का लाड करती है, उसको प्यार करती है, उसकी तारीफें करती है। तुम्हारी अम्मी अक्सर कहती होती है कि बेटा वो कैरेक्टर निभा रही है, उसको पैसे दिए हैं इस काम के, असली माएँ ये नहीं करती हैं। तो ये जो लाड की एक्सपेक्टेशन है, माएँ कहती है भाई सुबह से तुम्हारे लिए ही तो उठे हुए, तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? ये समझ आता है बच्चों को? If it is, you are asking about the sibling or about the parent? Parent और बच्चे. Okay, it is a very strong bond, Sidra, and I think जो parenting है उसकी definition, उसको define ही नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। जो एक माँ की या बाप की फीलिंग है बच्चे के लिए, जैसे कासिम साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि at times बड़े ये रियलाइज ही नहीं करते कि बच्चे की नीड क्या है,
اور جو ہم باقی ٹریننگ ورلڈ میں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیمانڈ نیڈ بیسڈ ڈیمانڈز اینڈ آل دیٹ، وہ ایموشنز ہم نے کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیے ہوتے. جو پیرنٹس بھی آتے ہیں وہ دے ٹرائی ٹو اینالائز کہ وہ ان کے ایکول ہیں یا لیٹس سے ان سے لوور اس پہ رینک پہ ہیں تو ان کو کھینچ کے لے آتے ہیں. دا چائلڈ ڈیفینیٹلی آئی آلویز سے دا کوالٹی is always better than quantity. It is not the time which you are giving to the child, it is not the quantity which is there کہ جی آپ نے let's say time کتنا دیا یا پیسہ کتنا دیا یا یہ کتنا دیا. how you have given it to the child. I always tell parents, میں اپنے بچوں کو بھی لیٹر لکھتی ہوں، لوگوں کو بھی یہ سکھاتی ہوں کہ you have to tell your child کہ no matter what happens, no matter you study or not, no matter you be a successful person or not, I would be the parent for you, I would be there standing. میری محبت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. یعنی تمہیں کلاس میں نمبر 1 نہیں آنا، تمہیں بہت زیادہ فرما بردار نہیں ہونا، یعنی یہ سب اچھی خصوصیات ہیں، لیکن اگر تم سے غلطی ہو گئی تو آئی ایم دیئر فار یو. میں ایک چیز ایڈ کر دوں صرف اس کے بعد میں آئی آلویز سے کہ اگر بچے کا سر ہی نہیں رہے گا تو ٹوپی کا آپ کیا کریں گے کہ جی اس کے مارکس اتنے نہیں آئے اور یہ نہیں آیا، ایگزام میں نمبر نہیں لے سکا. اس نے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹریس لیول اتنا زیادہ بچے کا ہو گیا کہ وہ ایگزام میں گیا اور لکھ ہی نہیں سکا. یہ دوسری چیزوں پہ ہم آئیں گے عائشہ. پہلے اس احساس پہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ ایک ننھا سا ذہن اس اندازے پہ پہنچ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وجہ یہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو توجہ باقی چیزیں لاڈ پیار کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ بچے کی جو پہلی زبان ہے وہ محبت کی ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی فیملی ممبر پسند نہ بھی ہو، آپ کا بچہ لپک کے اس کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے. جو شخص اس سے پیار سے بات کرے گا، اس کو اچھے سے ٹریٹ کرے گا، بچہ وہاں چلا جاتا ہے. ہاؤ ڈز اے چائلڈ کم ٹو دا کنکلوژن کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ یہ الفاظ اس کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم اچھا، ایک ایج کرائٹیریا ہوتا ہے جب بچے کی ایج دیکھی جاتی ہے 7-6 ایئر سے پہلے کی جو ایج آ رہی ہوتی ہے اس میں بچہ ایموشنل ٹرمز پہ چل رہا ہوتا ہے. ہم تو آئی کیو لیول پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، جج کر رہے ہوتے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ ایموشنل لیول پہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے. وہ رشتوں کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی پہچان اپنی ایموشنل ڈیفینیشن کے اندر لا رہا ہوتا ہے. اس میں وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا صحیح غلط اچھا برا، اس میں وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں پہ اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے جب اڈلٹس یا پیرنٹس یا سبلنگس گھر کے بڑے وہ یہ چیز کرتے ہیں کہ بچے کو اس کی آئی کیو کے اوپر جج کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں سے پرابلم آتی ہے اور بچے کی جو آپ سمجھیں کہ گیو اینڈ ٹیک غلط ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن وے غلط ہو جاتا ہے. صرف آئی کیو یا پڑھائی نہیں، وجہ اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس کی ظاہری شکل و صورت، لائک مثال کے طور پر اگر بہن بھائی ہیں، ایک کے رنگت یا شکل یا بالوں کی ساخت دوسرے سے مختلف ہے تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں ان سے ڈفرینٹ لگتا ہوں یا شکلن میری ظاہری جو صورت ہے وہ ان سے مختلف ہے. یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. بالکل بالکل، بہت سارے ریزنس ہیں. وہ کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جو پکچر سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کو جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ فیل کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک دو بچے ایسے ہوں گے گھر میں جو زیادہ فیل کر رہے ہوں گے، زیادہ سینسیٹیو ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ آئیڈینٹی بنا رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ کو میں اسی کی مثال دوں، 3-4 بہن بھائی ہیں تو کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ابو جیسا لگتا ہے، یہ بالکل امی جیسی لگتی ہے، تو اگر تیسرا بچہ ہوگا وہ کہے گا میں کس کے جیسا لگتا ہوں، وائی ایم آئی ناٹ گیٹنگ دیٹ فیلنگ آف بلونگنگ. تو قاسم، کیا جب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ بچہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، وہ اپنی لونلینس کو ایکسپریس کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے سدرا، لونلینس کا ایک ایکسپریشن اس کا لونلینس ہو سکتا ہے. جی سم ٹائم بچوں میں سیلف پٹی پیدا ہونے لگ پڑتی ہے، خود ترسی، انہیں اپنے آپ پہ ترس آتا ہے، وہ اپنی نظروں میں گرنے لگ پڑتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ان سے ہمدردی کی جائے. اور اگر یہ ہمدردی لینے کی عادت پڑ جائے تو وہ بچہ ساری زندگی اپنی مشکلات بتا کے ہمدردی اکٹھی کرتا رہتا ہے. اچھا، یہ جو بیماری کہیں بچپن سے پڑتی ہے، والدین کو بھی خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہ جس طرح باقی نفسیاتی عارضے اور مسئلے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. اگر ہم بچوں کو سنیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم بچوں کو سناتے زیادہ ہیں. ہم سب کے سب، اور بالخصوص ہماری جو قوم ہے، یہ تو غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے. شاید نصیحت نہیں ٹھیک کرنا ہے، لیکچر نہیں ٹھیک کرنا ہے، بات نہیں ٹھیک کرنا ہے، اور ہم ساری زندگی ان کے کانوں میں نصیحتوں کو ٹھوس کے تھک جاتے ہیں.
हम कभी सुनते नहीं है, उनका कथारसिस नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा कासिम, इसी बात पे एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कथारसिस का। एक इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि गिल्ट और शेम, यानी जो एहसास जुर्म में आप बच्चों को मुब्तला करते हैं कि देखो तुमने बात नहीं मानी, तुम गंदे बच्चे हो, ये मैन्युफैक्चर्ड इमोशंस हैं। बच्चे में ओरिजिनली अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिल्ट और कोई शेम नहीं होता। बच्चा रात को 3 बजे उसी कॉन्फिडेंस के साथ रोता है और खाना मांगता है जैसे आप उसको कोई फर्क नहीं है कि आप कितने बेआराम हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे मौजूद? बहावलपुर से। जी, क्या कहेंगे आसान? मैम कासिम अली शाह साहब से बात करनी है। वो उनसे ये पूछना है कि अगर कोई बंदा फेल हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके घर वाले कहते हैं कि बस आगे ना पढ़ो, ये है वो है। अच्छा, ये भी बड़ी वजह बनती है आसान। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट एंगल एंड फॉर गिविंग अस अ कॉल। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आके कासिम से पूछेंगे कि कई दफा ये एहसास बच्चों में कि कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार नहीं कर रहा, गलती करने के बाद होता है। जब जैसे इन्होंने कहा कि किसी चीज में फेल हो गए और उसका इतना एहसास दिलाया गया है कि बच्चा ये समझने लगे कि मेरी हैसियत और मेरा मकाम सिर्फ यही था कि अगर मैं ये कर पाता, नहीं किया तो अब देखो मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा। एक ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। करे देआस। जी जनाब, बच्चों को ये एहसास कि उनसे कोई प्यार नहीं करता ज़्यादा तब होता है जब उन्होंने कोई फेलियर फेस किया हो। कासिम, ये सवाल आपके लिए आया था कि अगर क्लास में फेल हो जाएं, पढ़ाई में फेल हो जाएं, कोई काम करना चाहते थे वो ना कर पाएं, उसके बाद ये इस एहसास से ज़्यादा गुजरते हैं, तो क्या करना चाहिए उस वक्त पेरेंट्स को? देखिए, जब बच्चे को वालिदैन के साथ की ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त अगर ये साथ खत्म हो जाए तो बड़ा चैलेंज है। बच्चा फेल होता है, एक इम्तिहान में फेल हुआ, जिंदगी में फेल नहीं हो गया, और उसको हमें जज नहीं इस तरह सिर्फ करना चाहिए। जिंदगी के कई और क्राइटेरियाज हैं, कई तरह से मापा जा सकता है। सबसे अहम चीज, जो बड़ी अच्छी बात मैडम आयशा ने कही, कि किसी भी सूरत बच्चे को यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि वालिदैन ने ताल्लुक मुनक़ता कर दिया या उन्होंने ऑन करना छोड़ दिया। वो अपना नहीं समझ रहे। आपका बच्चा लाइक है, नलाइक है, वो आपका बच्चा है। ये उसे यकीन दिला दीजिए कि बेटे तुम जिस तरह के भी हो, तुम मुझे कबूल हो और तुम मेरे हो। मैं अक्सर ये कोटेशन बिल्कुल सही। कासिम, सॉरी आपकी बात इंटरजेक्ट कर रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, बचपन लड़कपन में तो वालिदैन फिर भी किसी तरह ये बड़ी कामयाबी से बच्चे को बावर करा देते हैं। यही प्रॉब्लम मैं देखती हूँ जब बच्चे जवान हो जाते हैं, खुसूसन जब बच्चियों की शादी कर देते हैं। उनको अगर शादी में कोई भी मुश्किल आ रही है, अक्सर जगह झिझक होती है, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है। ना सिर्फ वो अपने इज़्दिवाजी जिंदगी में नाखुश होती हैं, बल्कि बच्चियां ये सोच रही होती हैं कि वालिदैन को कैसे बताएं, मेरा तो इस वक्त कोई सहारा नहीं है। क्या कहेंगे ऐसी बच्चियों को और उनके वालिदैन को आप? देखिए सिद्रा, हमें बचपन से ही सुनना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा 20, 22, 25 साल का हो गया है तब आप अपने साथ उसे खोलना चाहते हैं, उसे आप आसानी देते हैं, उसे तो आदत नहीं आएगी। आपको बचपन से बच्चे को आदत देनी चाहिए कि उसकी सुने, उसकी पसंद नापसंद को समझें, उसकी शख्सियत को समझें। आपके जमाने का इल्म और आपके बच्चे के जमाने के इल्म में फर्क है। आपके एक्सपोजर में और आपके बच्चे के एक्सपोजर तजर्बे में फर्क है। आपके जमाने की टेक्नोलॉजी जरूरतें और तरह थी, बच्चे के जमाने की और तरह। जब आप अपने बच्चे को समझते हैं, उसकी सिचुएशंस को समझते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, एडमिट करते हैं कि इसके ये चैलेंज है और जमाना बदल चुका है, तो बच्चा फिर वो राबता खत्म नहीं करता। सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैम नायाब बात कर रहा हूँ क्वेटा से। नायाब जी, आप ही से एक सवाल कर लेते हैं। क्या कभी आपको ये एहसास हुआ अपने बहन भाइयों के बीच में बैठ के कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या वालिदैन मुझसे कम प्यार करते हैं, बहन भाइयों से ज्यादा करते हैं? कभी ये फीलिंग से गुजरे? हमारी फैमिली का माहौल जो है, हम थोड़े एजुकेटेड फैमिली से हैं, इसलिए हमारे अंदर ये एहसास कभी नहीं आया। सही जी। आपके बहन भाई भी ज्यादा शरीर नहीं थे, वरना तो हर बहन भाई एक किसी बच्चे को जरूर ये कहते हैं कि पता है तुम हमारे असली भाई या बहन नहीं हो, तुम्हें तो अम्मी अब्बू कहीं से ले आए थे। आपके साथ नहीं हुआ? साथ बैठे नहीं, बचपन में जाहिर बात है होता रहता था ऐसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। जब वो समझदार हो गए, छोटे बहन भाई अभी भी ये कहते हैं, है ना, वो अक्सर करते हैं। बहुत शुक्रिया नायाब कॉल करने के लिए। कोई सवाल है आपका, कोई बात कहना चाहेंगे?
अच्छा, इनसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। वजिया, अगर बहन भाई बुली कर रहे हो एक बच्चे को और पेरेंट्स तो करते हैं कोशिश उसको पैसिफाई करने की, लेकिन ये जो बड़ा हम आम जुमला सुनते हैं कि तुम हमारे असली बहन भाई नहीं हो, तुम्हें अम्मी अब्बू मस्जिद से ले आए थे या कहीं बाहर से तुम मिल गए थे, इसका क्या तोड़ होना चाहिए? उस वक्त वालिदैन को क्या करना चाहिए? वो किसी न किसी वजह से भी कह रहे होते हैं कि कोई ना कोई वीकनेस उन्होंने पकड़ी होती है जिसकी वजह से वो उसको लेट डाउन कर रहे होते हैं। तो इसको ये देखना चाहिए कि वीकनेस के ऊपर बच्चे की स्ट्रेंथ बनाए और सिबलिंग्स को भी अंडरस्टैंडिंग दें। जनरल मजाक में करना समथिंग एल्स, लेकिन स्पेसिफिकली आप किसी वीक पॉइंट को पकड़ के वो टॉन्ट करें तो वो ज्यादा अफेक्ट नेगेटिवली करता है रादर देन कि जनरल अगर आप बात करें तो उसमें बच्चे की आप ये देखें कि जो वीकनेसेस हैं जिनकी बेस पर वो ये फील कर रहा है कि मैं इससे डिफरेंट हूँ रंग की बेस पे, कोई फीचर्स हैं उनकी बेस पे, तो उसको वो ट्रस्ट है और उसकी वो आइडेंटिटी जो उसके ऊपर आप काम करें, वरना बड़े होके आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। ना सिर्फ बच्चे के अंदर गिल्ट और शेम, बल्कि बच्चा अपने आप को खुद ही ऑन नहीं करता है, वो अपने आप को बहुत रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है। जिस तरह सेल्फ पिटी की अभी बात हो रही थी, मुख्तलिफ और ट्रॉमास की बात कॉमन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है वजिया, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, इम्तियाज कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब हैवानात और चरिंद परिंद अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अशरफुल मखलूकात अपनी औलादों से, अपने बच्चों से क्यों प्यार नहीं करेंगे? बच्चा भी जो है ना कभी कभी कैमोफ्लेज पॉलिसी चलता है, जैसे मैं बचपन में करता था, ज्यादा चीजें ऐठने के लिए माँ बाप से मैं एक्टिंग करता था, कहते यार आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, हालांकि वो वाकई 100% प्यार करते थे। अच्छा, यानी अपनी बात बनवाने के लिए भी बच्चा ये कहता है, यानी अपनी पसंद की साइकिल दिलवानी है या आज उसका बर्गर खाने का मूड है, नहीं खाना उसने घर का आलू पालक, तो कहेगा आप मुझे मंगा के दें, नहीं मंगा के देंगे तो इसका मतलब है आप प्यार नहीं करते। इम्तियाज साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयशा जी, ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ये जुमला इस्तेमाल करते हैं बच्चे भी इतने सीधे नहीं होते, क्या कहेंगी इसके लिए? मैं आई ऑलवेज टीच माई किड्स एंड आई वॉज यूज टू यूज दिस सेंटेंस फॉर मी to my siblings. Please understand, sibling is one frenemy, जो आप कहते हैं ना, without दुश्मन भी जी, without whom you can't live. आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं खुद भी कहा करती थी कि somebody up there really loves me hard, that is why I ended up here with you all. तो you can use this sentence. मैं अपने बच्चों को उर्दू में आप ऐसे कहेंगे कि कोई मुझे आसमानों पे बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैं आप ही के घर में आके आया या आई, that is why I ended up तुम मेरे जबरदस्त शख्सियत से मुस्तफीद हो सको, आप पेडिस्टल पे बिठाते हैं अगले को, तो there would be। अच्छा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अगर बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, कासिम क्या कहेंगे? बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए भी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, तब क्या करना चाहिए? देखिए, वो तो ऐसा कभी कभी कह सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा कहने लग पड़े तो हमें सोचना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जिस भी घर में माँ बाप के झगड़े हैं वहां पर इनसिक्योरिटीज ज्यादा है, और इनसिक्योरिटीज की फिजा कभी भी कॉन्फिडेंट इंसान पैदा नहीं कर सकती। जितने सोसाइटी में आपको कंफ्यूज लोग मिलते हैं, जिनकी डिसीजन मेकिंग का मसला है, जिनके लिए फ्यूचर उनको बड़ा ब्लर और क्लाउड नजर आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं वहां पर सिक्योरिटी फील नहीं थी, वहां पर अच्छा उन्हें महसूस नहीं होता था। तो वालिदैन को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि अपने झगड़ों को कहीं ना कहीं छुपाएं, बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि जब बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कासिम, आपकी बात को मैं आगे इस तरह लेके जाऊंगी कि कई दफा इस तरह का जुमला अगर आपका बच्चा कहे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन वजह सवाल ये है कि Isn't it better कि बच्चे ने ये बात कही है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। कई दफा बच्चे इस एहसास के साथ तो होते हैं लेकिन उसको वर्बलाइज नहीं करते, फिर उनके अंदर सप्रेस्ड एंगर होता है, गुस्सा है, तकलीफ है जिसका वो इजहार नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसके ऊपर मैं एक टिप हमेशा पेरेंट्स को लाजमी देती हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज जरूर माइंड में रखें। तो बच्चा जब बात कर रहा है, कहीं से आ रहा है, इवन स्कूल से आ रहा है या अपनी कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, पेरेंट्स को अपने बच्चे की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज का हर हाल में पता होना चाहिए। जो सप्रेशन है ना, अडल्ट तो फिर भी समहाउ वो नहीं उस तरह से सप्रेस
सप्रेशन को शो कर पाते, लेकिन बच्चा अपने नॉन वर्बल क्यूज दे देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है और पेरेंट्स जो है उस चीज को भी टारगेट कर देते हैं कि तमीज नहीं है, वो उसके नॉन वर्बल क्यूज को भी उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते। यानी बच्चा अगर कभी तोड़ फोड़ करे, चीजें फेंके, जैसे गुस्से में बच्चे करते हैं, या जमीन पे जैसे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, ये सब वर्बल यानी फिजिकल क्यूज आपको मिल रहे हैं, इनसे क्या मतलब अखज़ करना चाहिए वजिया? इनसे ये देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर डिस्टर्बेंस चल क्या रही है। बच्चा अगर अग्रेसिव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो अगर अपनी बात मनवाने की उसको आदत हो रही है वो क्यों हो रही है। बच्चा जो है एक सर्टेन पॉइंट पे इंटेंसिटी पे तभी जाता है जब वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को सप्रेस कर रहा होता है, नंबर 1, या नंबर 2 ये होता है कि उसकी बातें बहुत ज्यादा मानी जा रही होती है। सही। ये भी अच्छा, एक हमने चीज बड़ी कॉमन देखी, आयशा जी आपके पास लाऊंगी, बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा, उसके पास अल्फाज नहीं है, वो चीख चीख के रो रहा है, जिद कर रहा है, तो ऐसे मौके पे पेरेंट्स दो तरह की हरकतें करते हैं, या तो बिल्कुल खामोश ट्रीटमेंट देते हैं उसको, साइलेंट, यानी बात ही नहीं सुन रहे होते, या मजीद डांटना शुरू कर देते हैं। आप इन दोनों रवैयों को कैसे देखती हैं? आई थिंक द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू आर द पेरेंट, आपकी औलाद है, और आई हैव लर्नड इन माई लाइफ के माँ और बाप की जगह कोई और नहीं ले सकता, तो औलाद तो आप ही की है। और करें क्या उस वक्त? और डांटें, चुप रहें, या प्यार करें? वेरी बैड गोइंग ऑन इनसाइड द हेड of that small child. आपको patience, उनको patience as much as you can, कि you know you have to calm the child down because you are the bigger person in the room. आप बड़े हैं, वो छोटा है, आपको उसको सहलाना होगा जैसे आप अपने पेट्स को, जैसे यू नो लाइफ आप सूट डाउन करें, सूट डाउन करेंगे, एहसास दिलाएं कि वो 2 hours, है। जी वो सेफ है। और ये जो टच है, वजिया डॉक्टर वजिया भी हैं, टच है जो ह्यूमन हैंड का, ये हम हमेशा साइकोलॉजी में सिखाते हैं, आपके जहन से लफ्जों का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन इमोशनल लम्हे पे जो ह्यूमन टच है, इसलिए कहा जाता है कि जी आप मारे नहीं कभी भी, बिकॉज द चाइल्ड और एल्डर हुएवर इट इज विल नेवर फॉरगेट द टच। अच्छा, ये माइंड डज नॉट फॉरगेट द टच। कह रही हैं, और जो आपने यहाँ पे भी बात की ना कि जब इमोशनली हाइटेंड होते हैं, उस वक्त आपके साथ जो भी रवैया अपनाया जाएगा, चाहे वो सख्त रवैया हो या नरम रवैया हो, वो हमेशा आपकी याददाश्त में, हमेशा आपकी मेमोरी में रहेगा। सो दैट इज यू नो, उस लम्हे एटलीस्ट अपने आप को ये रिमाइंड कराएं कि आप बच्चे के लिए एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बना रहे हैं। बेशक बच्चा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, जिद कर रहा है, व्हाटएवर, आप उस वक्त एडल्ट हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर दैट रिमाइंडर। कासिम अली शाह हमारे साथ मौजूद थे, वजिया थे। वक्त आज हमारे पास कम था, कॉल्स भी हम ज्यादा नहीं ले सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होती है, एक और टॉपिक लेके आएंगे। दिस वाज गुड साउंड पेरेंटिंग एडवाइस टुडे। इसको तवज्जो दें जब आपका बच्चा कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो उस वक्त बहुत तन्हा, अकेला और शायद बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा है। सो एज पेरेंट्स, एज फैमिली, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को इस नेगेटिव एहसास से बाहर निकालें। आपसे कल फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।